नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सभी को गाँव से बहुत प्रेम है, पर्यावरण से बहुत प्रेम है, क्योंकि गाँव वो तो हमारे रग-रग में बसता है और गाँव में जो कृषि के उपज हैं, उसी से हमारा जीवन चलता है और पर्यावरण के बिना तो संसार कैसा होगा, ये हम समझ सकते हैं। हम सबका बहुत कंसर्न रहता है, लेकिन हम इसके प्रति कितने डेडिकेटेड होकर के सोचते हैं, विचार करते हैं और प्रयास करते हैं, ये तो हम सबको सोचना चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ इस मंच पर एक ऐसे महानुभाव हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य किया है। आप हैं श्री रविंद्र धारिया जी, जो कि वनराई एक एनजीओ चलाते हैं, उसके आप प्रेसिडेंट हैं और ये कई स्टेट्स में बहुत ही कुशलतापूर्वक पर्यावरण के लिए और गाँव के समुचित विकास के लिए कार्य कर रहा है। तो आइए रविंद्र जी से मुलाकात करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाया आपने। ब्रह्मा कुमारी के नगरी में आने का जो मुझे सौभाग्य मिला, जी, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तो स्वागत आपका बहुत पहले से ही हम करना चाहते थे। आप आज आकर के यहाँ पहुँचे हैं। जी, यहाँ की तो बात हम करेंगे ही कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन जो ख़ास मैंने शुरुआत की कि पर्यावरण और गाँव, इन दोनों को लेकर के कार्य करने का मन में कैसे विचार आया आपको? हमारे पिताश्री पद्म विभूषण मोहन धारिया जी, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं, जी। और उनको प्लानिंग कमीशन एक ऐसी जगह, वहाँ पे आगे भविष्य में क्या होने वाला है ये सारा वहाँ पे समझते रहता है। उसके ऊपर बेस के ऊपर पूरा देश का जो है प्लान बनता है। हुँ, आजकल हम उसे नीति आयोग करके कहते हैं। बिल्कुल। और उनको उस समय 1991 में और उससे पहले 1972 में स्टॉकहोम में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था क्लाइमेट के ऊपर। हुँ, तो उसमें उनको सौभाग्य मिला कि वो अटेंड करें, और वहाँ से लेके वो कंटिन्यू उसको फॉलो कर रहे थे। और उन्होंने 82 में जब राजनीति छोड़ी, तो उन्होंने सोचा कि यही सोच विचार करके छोड़ा कि मेरे को निसर्ग के लिए कुछ करना है। जी। और उनका ये मानना था कि इस पृथ्वी माँ ने हमें बहुत कुछ इतने सालों से, हजारों सालों से, बरसों से हमें देते गए हैं, जी, और दे भी रही है। और आज तक दे रहे हैं, बिल्कुल। और इसका जतन करना ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा वो महसूस करते थे। और उसी अनुसंधान से जल, जंगल और जमीन, इसका कैसा जतन करें, ये सोच रख के उन्होंने इसका कार्य, हमने वनराई का कार्य 1986 में शुरू किया। जी। और शुरुआत में हम लोग पेड़ लगाने का काम शुरू किया। उस समय कहीं पे भी गाँव में गैस नहीं हुआ करती थी। हुँ, आजकल तो गैस बहुत जगह पे सुविधा हो गई है। तो सब लोग खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए लकड़ी जलाते थे। तो सिर्फ तो जब हम काम करना, पेड़-पौधे लगाने का काम शुरू किए, तो हमें ये समझ में आया कि सिर्फ पौधे लगा के काम नहीं होगा। उनको चूल्हा जलाने के लिए, खाना बनाने के कुछ अल्टरनेट फ्यूल की ज़रूरत। तो हुँ, फिर हमने निर्दुल चूल हो गया, गोबर गैस के साथ अटैच करके उससे गैस बनाने का हो गया। वो सारी सी चीज़ें हमने शुरू करके, और उसके साथ-साथ प्लांटेशन करना शुरू हो। जी। एक दिन बरसात के टाइम में मैं खुद एक जगह गया था, कोकण में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पानी मिला। तो पूरा ब्राउन कलर का पानी था, जैसे बारिश में आप देखते हैं नदी में बहता है। हुँ, हुँ, 15-20 मिनट रखने के बाद उसके अंदर 1.5 इंच ग्लास की हाइट रहती है, 200 एमएल पानी रहता है, उसमें करीबन 40 एमएल मट्टी वहाँ जमा हो गई 10 मिनट के बाद, और फिर हम वो पानी साफ होने के बाद हम पिए। तो तभी हमें समझ में आया कि मट्टी का भी जतन होना कितनी महत्वपूर्ण बात है। हुँ, मट्टी जो है, 1 इंच का लेयर बनने के लिए 800 हज़ार साल लगते हैं, लेकिन हम उसकी अगर बरोबर देख-रेख नहीं करें, तो वो कैसे की जा सकती है? तो उसके लिए पानी का जो स्ट्रीम्स है, ड्रेनेज लाइन जिसको हम बोलते हैं, हुँ, हर एक गाँव में ड्रेनेज लाइन, एक नाला बहता है या 2 नाले बहते हैं, एक आधी नदी जाती है। तो उसके ऊपर हम अगर पूरा का पूरा, या जैसे अभी अरावली में हम बैठे हैं, माउंट आबू से पहाड़ी पे है, तो माथा से लेके पायथा तक पूरा का पूरा जो पानी फ्लो हो रहा है, उसको कैसे स्पीड कम करें। हुँ, हुँ, वो हुँ। स्पीड अगर हम कम करते तो मट्टी उतनी कम बहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, उसका उस बहाव रुक जाता है। उसका बहाव रुक जाता है। तो जी, उस
हिसाब से हमने काम करना शुरू किया हम्म, और उसका परिणाम ये हुआ कि गाँव में जहाँ पे पानी नहीं हुआ करता था, जी। जो टैंकर लगते थे गर्मियों के दिनों में, वो टैंकर रुक गए हम्म, और कुओं की ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो गया। जानवरों के लिए हमारे पानी मिलना शुरू हो गया, उनको चारा के लिए पानी हो गया और किसान भाइयों के लिए जी। जो खाली बारिश के ऊपर एक फसल लेते थे, उसको दोबारा फसल लेने का मौका मिला। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सुंदर सा कार्य है कि गाँव वालों के चेहरों पे तो आप मुस्कान लेकर के आ गए, जो आपने एक नवीनता लाई और यस, एक प्रकार से इस प्रकार की जो चीज़ें जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता था, जी, उन पर ध्यान दिया। तो ये जो प्लांटेशन आप करते हैं, कई बार देखा जाता है कि प्लांट्स तो हम लगा देते हैं, लेकिन फिर उनकी देख-रेख नहीं हो पाती है। तो क्या इसके लिए भी कुछ विशेष करते हैं? यस। हमने वंदराई के माध्यम से आज तक 2.5 करोड़ प्लांट्स लगाए हैं वाह! बहुत सुंदर। और हम जो पौधे लगाते हैं, हम मानते हैं छोड़ मार रणछोड़ छे। छोड़ बोले तो सैपलिंग जो हुँ, पौधा है हुँ। और रणछोड़ बोले तो श्री कृष्ण भगवान। जी, जी, जी। हर एक पौधे में जीव है और वो श्री कृष्ण भगवान का जीव है। आप जैसे उसको देखो, स्पिरिचुअलिटी में कैसे आप उसको संबंध लगाओ, वो आप हर एक की सोच का बात है, लेकिन हम बोलते हैं रण मार रणछोड़ छे। तो हर एक उसका जतन करना बहुत ज़रूरी है। पेड़ बिल्कुल। को हम हर साल आप पेपर में देखते रहेंगे, अखबारों में तस्वीरें देखिए, यहाँ पौधा लगा, ये हुआ, तो वहाँ उसका जतन नहीं होता है। तो हम लोगों ने किसान भाइयों के मेंड के ऊपर पहले पेड़ लगाना शुरू किया। हुँ, जहाँ-जहाँ पे हम पानी रुकाने का काम करते हैं, वाटर जी, बॉडीज़ बनाते हैं, जी। तो वाटर बॉडीज़ अपने यहाँ की खराब क्यों होती है? तो उसमें वापस डिसिल्टेशन में जो सिल्ट आके बैठता है, तो हमने उसके चारों बार पेरिफेरी में भी पौधे लगाना शुरू कर। तो उसकी वजह से वो पौधों का जो किसान है, हुँ, उसके मेंड के ऊपर होने की वजह से वो उसकी निगाह रखता है। बिल्कुल। और हमारा जो हमने अभी सर्वे किया था, 89% जो है हमारा सर्वे के अंदर सर्वाइवल रेट आया है। उसके हमारे साथ बहुत सारी ग्राम पंचायत के मैं भाइयों को इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने सच्ची में मेहनत की, हुँ, हुँ, हुँ। उसका अहमियत समझी। जी, जी। क्योंकि ये अहमियत समझने वाली बात जो है ना, जब तक हम किसी भी व्यक्ति को हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, जी। उसकी जानकारी नहीं देते हैं हुँ, हुँ। और वो तब तक उसमें सफलता नहीं मिल सफलता नहीं पाती है आती है कि और हमें ये उसके अंदर देना उसका चाहिए। इन्वॉल्वमेंट कैसा है, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करके उसकी जी, उसके साथ पेड़ के साथ एकाग्रता कैसी हो, वो बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो करने में हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। उसके बाद हमने हॉर्टिकल्चर के भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं, हुँ, जहाँ हमने आज तक हमारा वंदराई के मार्फत जो हम पानी रुकाने का काम किया, वो 1400 करोड़ लीटर का पानी रुकाने का काम किया है। बहुत सुंदर। और ये पानी जो है 2 टाइम साल में भरता है, एक शुरू में बारिश होती है, एक आखिर में बारिश होती है। जी। तो इसके अंदर 2800 करोड़ लीटर पानी का जो है हम कंजर्वेशन करते हैं हुँ, 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 हुँ। और साथ-साथ उसकी वजह से हमारा जो किसान भाइयों का उत्पन्न है, जी। तो वो करीबन जो जिस किसान को बगैर पानी की ज़मीन में 10,000 20,000 रुपए एकड़ मिल रहा था, वो आज 70,000 80,000 रुपए के करीब पहुँच गया है। उसके घर में सुख शांति की एक लहर पड़ गई। जी। लेकिन उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पानी हमने बचाया है, हुँ, हुँ। उसका उपयोग कैसा किया जाए? हुँ, क्योंकि अगर गन्ना ही करने लगोगे तो खाली पानी ही देना है, तो मेहनत नहीं बची है और उसमें पानी वेस्ट भी बहुत हो रहा है। जी। तो हम लोगों को किसानों को ये भी समझाते कि बाबा ये किया है, ये पानी आपके लिए आया है। आप ही का पानी, हम पानी तो कोई ले जा नहीं सकेगा। जी, जी। लेकिन ये पानी जो है, इसका आप पूरेपूर फ़ायदा कैसे कर सकते हो? हुँ, हुँ। तो उसके साथ हमने वो गाँव के अंदर हॉर्टिकल्चर का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। जैसे इस साल हमने 1 लाख फलों के पेड़ किसानों को दिए। हुँ, किसान कौन से किसानों को दिए? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है हुँ, हुँ। या जो मार्जिनल फार्मर या स्मॉल फार्मर्स हैं। जी, जी। जब आप स्मॉल फार्मर्स की बात करते हो तो उनकी ज़मीन जो है 1 एकड़ 1 हेक्टेयर से आस-पास लगभग है, उससे कम है। तो हमारी उसके पीछे धारणा ऐसी कि इतनी छोटी ज़मीन में उसको क्या उत्पन्न मिलेगा? 5 साल अगर वो इन पौधों की देख-रेख करता है हुँ, और हर एक पेड़ ने उसको 3,000 रुपए भी, आम के पेड़ ने 3,000, इमली के पेड़ ने 2,000 3,000 रुपए भी देना शुरू किया 5 साल के बाद, जी। तो आगे के 70 साल, हुँ, 80 साल उसकी आयु 100 साल तक रहती है। बिल्कुल। किसी भी पेड़ की बढ़ेगी, जास्ती भी रहती है, लेकिन 70-80 साल इसके आगे उसको हुँ, पेंशन जो है, उसके मिलता कुटुंब रहेगा। के लिए उसका ख़्याल होएगा, जिसके अंदर उसका गुज़ारा अच्छी तरह ये से तो हो बहुत सकता है। अच्छा एक विज़न लेकर के आप काम कर रहे हैं कि गाँव वालों का हित हो, साथ ही पर्यावरण बहुत सुंदर और विकसित हो।
खास करके आप शुरुआत आपने ब्रह्मा कुमारीज़ की बात कही थी, तो चलिए थोड़ा-सा हम यहाँ भी आ जाएँ। अब आप इतना लंबा कार्य करने के पश्चात ब्रह्मा कुमारीज़ में पहुँचे हुए हैं। बहुत देश दुनिया आपने देखी है, कार्य क्षेत्र में बहुत सारे लोगों से मिले हैं। यहाँ आकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं? एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं पिछले 40 साल एसी के बगैर कभी रहा नहीं हूँ अच्छा। और मुझे जो यहाँ पे कमरा अलॉट हुआ वो नॉन एसी था। जी, हम सोच में पड़ गए और आपके बाजू में होटल में वहाँ रूम बुक कर लेते हैं। हाँ। लेकिन फिर हमारे साथ जो हमारे जोड़ीदार आए वो बोले नहीं इधर दादाजी के पास आए हैं, हुँ, वो आपकी ख्याल करेंगे, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जी, तो 2 दिन से वैसे ही सो रहे हैं और इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ जो पॉजिटिव वाइब्स है और यहाँ की जो ऊर्जा वो कुछ अलग ही है। क्या है मैं बता नहीं सकता कि मैं इतना स्पिरिचुअल आदमी नहीं हूँ, जितने आप लोग हैं, ब्रह्म कुमारी में हैं, लेकिन ये अनुभव मुझे बहुत दूसरा एक बहुत ही बढ़िया अनुभव मुझे ये हुआ कि आज ये सम्मेलन चल रहा है, ग्लोबल समिट चल रही है। हुँ, कम से कम 8-10 हज़ार लोग इस जगह पे हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस, सब व्यवस्थित चल रहा है, कहीं हल्ला-गुल्ला नहीं, कुछ नहीं। ये चीज़ जो है, बहुत कम आज की तारीख में दिखने को मिलती है। सच्ची ये आपके ब्रह्म कुमार जी का और परमपिता जी का आशीर्वाद ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। आज मुझे यहाँ आने का योग मिला, ये भी परमात्मा चाहते थे इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा। उनकी मर्ज़ी से ही मुझे यहाँ पे कल फेलिसिटेट किया गया। उसके लिए भी ब्रह्म कुमार जी का मैं दिल से शुक्रगुज़ार कर रहा हूँ। जी, जी, जी। यहाँ जो शिक्षाएँ मूल्य शिक्षा दी जा रही है कि हर एक इंसान तो चारों ओर हैं, हर जगह हमें दिखाई देते हैं। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इंसानियत कम होती दिखाई दे रही है। तो मूल्यों की जो हमारी संस्कृति रही है, पुरातन संस्कृति रही है, जो मूल्यों पर आधारित रही है, तो उस पर जो कार्य ब्रह्मा कुमारीज़ कर रही हैं, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? सिर्फ़ अपने भारत देश की जो संस्कृति है, 5-8 हज़ार साल उससे पहले की भी हो सकती है। इतने पहले मैं नहीं जाऊँगा लेकिन मैं नालंदा के टाइम से बात करूँगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो था, वहाँ पे पूरे दुनिया के लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे और भारत उस समय जैसे आज अमेरिका और यूरोप एजुकेशनल हब होना है कि सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वैसे वो स्वर्ण भारत जैसे बोला जाता है, हुँ, हुँ। तो वैसे वो एजुकेशन हब हुआ करता था। तभी हमारे देश के अंदर कल्चर और एथिक्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। जी। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्नाइज़ेशन जो हो रहा है, उसकी वजह से जीवन मान बहुत गतिशील हो गया है। पहले सारी इकट्ठा फैमिली हुआ करती थी, अब सब न्यूक्लियस फैमिली होने लगी है। मैं तो खुद मानता हूँ कि दादा-दादी जो है हुँ, घर में, हुँ। वो ओपन यूनिवर्सिटी है और वो जो दादा-दादी जो संस्कार बच्चों को देते हैं, जो विचार बच्चों को देते हैं, हुँ, वो उनके साथ ज़िंदगी भर चलता है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए ये इसकी संस्कृति जो है उसका जतन कैसे किया जाए, ये एक बहुत स बड़ी बात है। आज आप फिर भी गाँव में जाएँगे, शहरों का और गाँव का 2 भारत है। एक गाँव वाला भारत है, जहाँ पे आज सवेरे में आज भी जाओगे तो सवेरे 5 बजे आरती होती है मंदिर में, सब लोग बच्चों से लेके बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएँ, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। भगवान का कोई कार्य हो तो कीर्तन, भजन होते हैं, प्रवचन होते हैं, तो हुँ, उसमें हुँ। होते हैं। लेकिन शहरों में आप अगर जाते हो, तो सब अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर ही बिज़ी रहते हैं। ये जो फ़र्क दिख रहा है, जी, ये कैसे हम भर के निकालेंगे, इसके ऊपर भी वैल्यू एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है और ये ख़ास करके अर्बन सिविलाइज़ेशन जो होती जा रही है, जो पैसे के पीछे रात-दिन भाग रहे हैं, बाकी इंसानियत छोड़ के भाग रहे हैं। आज आप फ्लैट में कहीं रहते हो, तो सामने वाले घर में कौन है, क्या दुःख है, सुख है, अपने को मालूम नहीं रहता है। लेकिन आप किसी गाँव में पहुँच जाओ, तो पूरा कुछ दुःख की बात हो या सुख की बात हो, तो पूरा गाँव और खाली अपना गाँव नहीं, आजू-बाजू के 5 गाँव में वो खुशी का माहौल रहता है। ये एक ही का जो है, हम सब विश्व में एक है हुँ, और ये एकता का प्रतीक जो है हमारे गाँव से मिलता है और इसलिए हम मानते हैं कि जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा जी। और उसी यही सोच और समझ रख के हम आगे काम करने की कोशिश मदुरई में कर रहे हैं। बहुत सुंदर, वनराई तो ये कार्य कर ही रहा है। ब्रह्मा कुमारीज़ भी जो ये कार्य कर रही जी, है कि मूल्यों को हर एक तक पहुँचाएँ।
गाँव में जैसे आपने कहा मूल्यों की बात है, वैसे ही शहरों में भी हर जन तक ये बात पहुँचे और किसी प्रकार की बुराई ना रहे। एक ख़ास चीज़ देखी जाती है कि कुछ व्यसन, जैसे चाहे वो शहरों में है या गाँवों में भी, चाहे वो मदिरापान की बात हो, धूम्रपान की बात हो, और ये तो शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, समाज के लिए भी नुकसानदायक है। इस पे भी विशेष कार्य ब्रह्मा कुमारीज़ कर रही हैं, और ये जब तक मूल्यों की बात नहीं होती, व्यसन मुक्त देश, गाँव, समाज की बात नहीं होती, तब तक हम एक सुनहरे भविष्य या सुनहरे भारत की बात नहीं स्वीकार कर बिल्कुल सकते, सही। मान सकते हैं। तो इस पर जो कार्य ब्रह्मा कुमारीज़ कर रहे हैं, इस पर भी कोई विचार? ब्रह्म कुमारी का जो सारा कार्य शुरू है, हुँ, हुँ। अलग ही दिशा में सबको इकट्ठा करके, पूरे विश्व को एक मान के, ना कोई धर्म है, ना कोई भेदभाव, ये पकड़ के जो काम कर रहा है, अतिशय बहुमूल्य काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। और व्यसन मुक्ति हो, चाहे वैल्यू एजुकेशन हो, भगवान के प्रति कहीं न कहीं कोई श्रद्धा स्थान होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। मैं ऐसा चाहूँगा, जैसे आपकी कल्प वृक्ष करके एक आपने यहाँ पे इस साल आज़ादी के स्वतंत्र महोत्सव के ऊपर जी, 75 वर्षों एक के ऊपर प्रोजेक्ट चला कल्पतरु। जी, कल्पतरु का, जी, तो जी। आपने 75 लाख पौधे लगाने का किया। बहुत ही सराहनीय काम आप कर रहे हैं। हुँ, हुँ। इनफैक्ट हर एक आपके जो ब्रह्मा कुमारी के हज़ारों लाखों लोग हैं, उन्होंने हर साल एक-एक पौधा भी लगाया, तो पूरे दुनिया के अंदर 5 साल में करोड़ों पौधे लग जाएँगे। आज भारत के अंदर पौधों की अगर आप परिस्थिति देखते हो, तो हमारे पूरे भारतवर्ष में 20% ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे फॉरेस्ट है। जी। उसके अंदर भी डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और मॉडरेट फॉरेस्ट, ये 3 प्रकार आते हैं। अपना डेंस फॉरेस्ट भारत में आज जो है 9% है। हुँ, हुँ। उसके मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है और बीच में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उड़ीसा का कुछ छत्तीसगढ़ में है। ये हमें बढ़ाना है और इसके लिए हर एक ब्रह्म कुमारी के हर एक सदस्य ने एटलीस्ट 5-5 पौधे लगा के उसका जतन करेंगे। कहीं पे भी घर के बाहर लगाओ, सड़क पे लगाओ, टेरेस पे लगाओ, जो जहाँ-जहाँ पॉसिबल वो लगाएँगे, तो ये काम पूरे विश्व के लिए बहुत ही एक आदरणीय काम ब्रह्म कुमारी की तरफ से होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। जी, जी, जी। और उसके साथ-साथ ही जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, हुँ, हुँ। बहुत सारे बच्चे आपके साथ इन्वॉल्वड हैं। उनके ऊपर आप पर्यावरण का महत्व अगर उनको आप समझाने का, ब्रह्म कुमारी जी ऑलरेडी कर रही है, और भी उसको कैसे एक्सटेंड किया जाए, उसका अगर काम करते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा कहना है, मानना है, आपने और हमने मिलके और हमारे पहले के 10-20 पीढ़ियों ने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एज के बाद पूरे पृथ्वी का नाश करने का काम हम सब लोगों ने किया है। और जब तक हमारे अगली पीढ़ी का कुछ भवितव्य अच्छा करना है, तो हुँ, उन्हें पर्यावरण पूरक नागरिक बनाना भी ज़रूरी है। और इसके अंदर ब्रह्म कुमारी जी का इतना सारा फैलावा है, हुँ, हुँ। 140 देशों में आप काम कर रहे हैं, जी। आपके 9,000 से अधिक सेंटर्स हैं। तो इसी माध्यम से ये वाला अगर आप कार्य शुरू करेंगे, आपका ऑलरेडी है, लेकिन इसको और जी। बढ़ावा देंगे, ऐसा जाएगा। ही प्रोजेक्ट था जिसके माध्यम से हम पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से वृक्षारोपण और हर एक वृक्ष को हम बचाना भी और उसको बढ़ाना भी, और ऐसी सुंदर जागृति भी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व भर में लाई जा रही है कि कैसे हम पर्यावरण बिल्कुल, संरक्षण का बिल्कुल। कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष मानना ब्रह्मा कुमारीज़ का है, जिस पे मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा, कि जब तक व्यक्ति अंदर से जागृत नहीं होता, अंदर से प्रकाशित नहीं होता, अंदर से जब तक वो स्पिरिचुअल नहीं होता, अंदर मन स्वच्छ नहीं है, तो वो बाहर की स्वच्छता पे ध्यान नहीं देता। बिल्कुल, अंदर प्रकाश नहीं है, तो वो बाहर के प्रकाश की भी बात नहीं बिल्कुल। करता। तो अध्यात्म जो अंदर से हमें प्रकाशित करता है, योग जो हमें अंदर से प्रकाशित करता है, इस पर आप क्या कहेंगे कि आज सबको, चाहे वो गाँव में है, शहर में है, बच्चे, बूढ़े, जवान हैं, कितनी ज़रूरत है इसकी? किसी चीज़ के ऊपर विश्वास रखना, ये बहुत ही कहीं न कहीं विश्वास होना चाहिए। और जो विश्वास है, वो आप भगवान पे रखो, पत्थर पे रखो, शिव जी पे रखो, किसी पे भी रखो, लेकिन एक जगह पे आदमी का विश्वास होना ज़रूरी है। और वो विश्वास उसको ताकत देता है कि जो वो कर रहा है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वो सही और गलत का रास्ता जो है, वो एक विश्वास का जो एक पॉइंट है, वो देता है, ऐसा मेरा मानना है। और ब्रह्म कुमारी में ये पूरा का पूरा जो मैं देख रहा हूँ, आप सारा का सारा आपका जो काम है, वो उसी ढंग से आगे चल रहा है। इसके लिए मेरे पास कोई
लफ्ज़ नहीं आपकी कैसी सराहना की जाए, लेकिन ये बहुत ही उचित काम है ऐसा मैं मानता हूँ। और इसके साथ-साथ मेडिकल सर्विसेज़ आप दे रहे हैं, कहीं खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हैं, लोगों को उसके साथ जोड़ रहे हैं। आपके यहाँ पे 10,000 से जास्ती समर्पित लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भारत में पूरे विश्व में 50,000। ये जो आपकी ताकत है, ये अद्भुत ताकत है और इसके लिए मैं भी आपकी बहुत-बहुत तारीफ़ और बधाई देना चाहूँगा कि ये ताकत होना, ये ताकत किस लिए आई? तो इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी आई है। कहीं न कहीं लोगों का विश्वास है कि दादाजी ने जो रास्ता दिखाया हुआ है, परमपिता जी ने जो रास्ता दिखाया है और सब दादी लोग जो उसको आगे बढ़ा रही हैं। आज देखो महिला लोग सब चलाती हैं, कितनी बड़ी बात है। आज भारत की जो पॉपुलेशन है 130 से 140 करोड़ की आबादी है, उसमें 50% जो है महिलाएँ हैं और महिलाएँ जब तक अच्छे ढंग से पैरों पे खड़ी नहीं होती है, तो वो उनका घर क्या बनाएँगे और देश क्या बनाएँगे और अपना विश्व क्या बनाएँगे। जी। और ये जो काम ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ से हो रहा है, बहुत ही बधाई देने लायक है। मैं जी। बहुत छोटा आदमी हूँ बधाई देने के लिए और उसके बारे में कुछ नहीं, नहीं, बोलने के लिए। नहीं। जो छोटा कहता है खुद को वो बड़ा होता है। एक ख़ास विज़न ब्रह्मा कुमारीज़ का ये भी है कि हम भारत को स्वर्णिम भारत बनाएँ, भारत को स्वर्ग बनाएँ, भारत साथ ही समूचे विश्व को। आपको क्या लगता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक भारतवासी ऐसा क्या करे जिससे हम अपने देश को स्वर्णिम बना सकें, फिर से आध्यात्मिक गुरु बना सकें? भारतवर्ष के हर एक नागरिक को छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई भी कूड़ा होगा, कागज़ का टुकड़ा इस सड़क पे नहीं डालें। हुँ, वहाँ से शुरुआत करके अपना नदी है, उसके अंदर कबाड़ा नहीं डालें। यहाँ से शुरुआत करते हुए अपना हवा में गंदगी कम से कम कैसे पहुँचे, कार्बन एमिशन कैसा हो, उसके बाद प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कैसे करें। ये छोटी-छोटी चीज़ भी हर एक भारतवासी ने थोड़ा-सा ध्यान दिया और इसके ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल किया तो पर्यावरण पूरक भारत बनना शुरू हो जाएगा। जी, जी। और ये पर्यावरण पूर्वक भारत होते ही उसके अंदर फिर बाकी के जो अच्छी ऊर्जा है, वो व्यक्तियों में आना शुरू होगी। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, आध्यात्मिकता बोलते हैं, वो आना उसमें शुरू हो जाएगा। तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि भारत एक विश्व गुरु फिर से होने के मार्ग पे चलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र धारिया जी, आप यहाँ आए और आपने इतनी प्यारी और सुंदर बातें हमारे दर्शकों की से की जो बहुत ही काम की हैं आज के दौर में। चाहे प्रकृति की बात है, गाँवों की बात है, मूल्यों की बात है, आध्यात्म की बात है, यही तो वास्तव में जीवन है। आप यहाँ आए, आपका दिल से मुझे मौका बहुत-बहुत दिया ब्रह्म शुक्रिया। कुमारी जी ने यहाँ आने का, इसलिए ब्रह्म कुमारी जी के पूरे लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। धन्यवाद, अवश्य। धन्यवाद। मित्रों, सचमुच पर्यावरण है तो जीवन है। गाँव की भी बात हमने शुरुआत में ही की थी, गाँव से हमें शहरों को कितनी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, गाँव में ऐसे उत्पादन ना हों तो फिर हम कैसे अपने जीवन को चला पाएँगे। लेकिन बाहरी विकास के साथ, बाहरी जागरूकता के साथ नितांत आवश्यकता आंतरिक जागरूकता की भी। यदि मैं सजग हूँ, जागरूक हूँ अंदर से कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो सचमुच वो दिन दूर नहीं है जबकि हम न केवल भारतवर्ष को अपितु सारे संसार को स्वर्णिम बना पाएँगे, श्रेष्ठ बना पाएँगे। इस पर बहुत गहराई से हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है और एक कदम इस पथ पर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।